यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज का टॉपिक है इंडियन स्क्रिप्ट यानी भारतीय अभिलेख। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जितने भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जितने भी स्क्रिप्ट हैं हम उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से स्क्रिप्ट महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। और आज का टॉपिक आपका है मित्रों भारतीय अभिलेख। भारतीय अभिलेख, इंडियन स्क्रिप्ट, भारतीय अभिलेख। ठीक है, तो भारतीय अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा गया है? एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। कल हमने इसकी चर्चा किया था, ठीक है, कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। और आज हम कल की क्लास में एक अभिलेख की चर्चा हमने कर भी लिया था। कल एक अभिलेख की चर्चा हुई थी जिसको आप कहते हैं एशिया माइनर अभिलेख की चर्चा कल हुई थी क्लास में। और आज हम उसके आगे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जो है लाइव हो जाइए, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग कल की क्लास में एक अभिलेख की चर्चा हमने कर भी लिया था, कल एक अभिलेख की चर्चा हुई थी, ठीक है। तो आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट हैं उसकी चर्चा की जाएगी आज की क्लास में मित्रों। तो सभी लोग कॉपी और पेन अपना रेडी कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। चलिए, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। अब हम आते हैं उसके बाद एक अभिलेख है, ठीक, गरुड़ स्तंभ लेख। देखिए अभिलेख नंबर 2, ठीक, गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख, ठीक है। ये एक पिलर के समान है, एक अभिलेख के समान है मित्रों, ठीक है। एक अभिलेख के समान है यानी इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। और ये पत्थर पर निर्मित है। किस पर निर्मित है? पत्थर पर निर्मित है। गरुड़ जो है विष्णु का प्रतीक है। गरुड़ किसका वाहन माना जाता है? विष्णु का वाहन माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि गरुड़ स्तंभ लेख कहीं न कहीं वैष्णव धर्म से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके आगे हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, एक बेसिक परिचय कि ये कहाँ पे है। अगर आप देखें तो गरुड़ स्तंभ जो है कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है मध्य प्रदेश के यानी एमपी के, मध्य प्रदेश के विदिशा में, मध्य प्रदेश के विदिशा मध्य प्रदेश में विदिशा के बेश नगर में, विदिशा के बेश नगर में, ठीक। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि इसकी जो भाषा है, अभिलेख की जो भाषा है प्राकृत। कौन सी भाषा मित्रों? प्राकृत भाषा है, ठीक है। और लिपि इसकी क्या है? ब्राह्मी लिपि है। इस अभिलेख की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि में ये लिखा गया है, ठीक। और ये किसका अभिलेख है? ये गरुड़ स्तंभ लेख किसका अभिलेख है? ये हेलियोडोरस का अभिलेख है। ये किसका अभिलेख है? हेलियोडोरस का अभिलेख है। ये हेलियोडोरस का अभिलेख है। अब प्रश्न ये है कि हेलियोडोरस कौन है? हु इज द हेलियोडोरस? हेलियोडोरस कौन है? ठीक, ये हेलियोडोरस का अभिलेख है। तो कहा जाता है कि जो हेलियोडोरस है मित्रों, हेलियोडोरस सीरिया के शासक एंटियालकीड्स का क्या था? दूत था। यह जो है हेलियोडोरस जो है ये सीरिया के शासक एंटियालकीड्स, सीरिया के शासक एंटियालकीड्स का क्या था? दूत था, ठीक। एंटियालकीड्स का दूत था, ठीक है। कहा जाता है कि यह एक सरकारी प्रोटोकॉल के तहत यह जो है शुंग शासक, आपको याद होगा शुंग शासक, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। उसी शुंग वंश में यवनों का आक्रमण भी हुआ था। कहा जाता है शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र, कहा जाता है कि ये शुंग वंश के
9वें शासक यानी क्रम में 9वें शासक थे भागभद्र, जिसके दरबार में यह आया था। किसके दरबार में आया था? भागभद्र के दरबार में आया था। यानी सीरिया के शासक एंटियालकिड्स के दूत के रूप में हेलियोडोरस जो है भारत में शुंग वंश के 9वें राजा भागभद्र के दरबार में एक दूत के रूप में आया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं यह सरकारी प्रोटोकॉल के तहत आया था। अगर आप दूत कह रहे हैं तो ये सरकारी तौर पर इसकी यात्रा है, ये व्यक्तिगत यात्रा इसकी नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये इसकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है। और कहा जाता है कि इस अभिलेख का जो महत्व है, अगर महत्व की हम चर्चा करें तो महत्व इस बात को लेकर है कि यह पहला अभिलेख है, यह पहला अभिलेख है, यह पहला अभिलेख है मित्रों जो भागवत धर्म का अभिलेखी प्रमाण देता है। यह पहला अभिलेख है जो भागवत धर्म का अभिलेखी प्रमाण देता है। भागवत धर्म का अभिलेखीय प्रमाण देता है। हालांकि भाई भागवत धर्म तो इसके पहले भी चर्चा में है, ठीक। भागवत धर्म का संबंध भगवान विष्णु से है और विष्णु का पहला उल्लेख कहाँ आता है? ऋग्वेद में आता है, ठीक है। लेकिन ये अभिलेख एज अ स्क्रिप्ट, एज अ अभिलेख, ये भागवत धर्म का प्रमाण देने वाला पहला अभिलेख माना जाता है। तो इसका महत्व सिर्फ इतने से ही है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि इस समय यानी ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि यह जो है कहीं न कहीं भागवत धर्म का अभिलेखी प्रमाण देता है। इस अभिलेख का इतना ही महत्व है और इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कहाँ पाया गया है, स्थान क्या है, भाषा क्या है, लिपि क्या है, ठीक, किसका अभिलेख है? तो हेलियोडोरस द्वारा स्थापित अभिलेख है। यह कहाँ का था उसका भी बेसिक परिचय हमने बताया। इसका महत्व सिर्फ इस बात को लेकर है कि इसमें जो है आपके भागवत धर्म का पहला अभिलेखी प्रमाण हमको यहाँ से दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे चलेंगे आपके कुषाण वंश के अभिलेखों की तरफ। किस वंश के अभिलेखों की तरफ? कुषाण वंश के अभिलेखों की तरफ हम बढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे मित्र सभी लाइव हैं सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग, ठीक है, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग है। चलिए अब हम चलते हैं कनिष्क के अभिलेख की तरफ। कनिष्क के अभिलेख यानी इसको आप कह सकते हैं कुषाण वंश का अभिलेख, ऐसे कहिए ज्यादा सही रहेगा। कुषाण वंश के अभिलेख, कुषाण वंश के अभिलेख, कुषाण वंश के अभिलेख, ठीक है। तो कुषाण वंश में जो पहला अभिलेख है वह है रैवतक अभिलेख। कुषाण वंश का पहला अभिलेख मित्रों कौन सा अभिलेख है? रैवतक अभिलेख, रैवतक अभिलेख, ठीक। अभी जितने देखिए, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि जो अभिलेख समझाने की स्थिति में है, जिनको डिस्क्राइब करना जरूरी है, आपको समझाना जरूरी है, उन अभिलेखों को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे अभिलेख हैं जो सिर्फ नाम से पूछे जाते हैं किसका अभिलेख है, या उनसे एक का दुक्का क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो उनको हम प्रैक्टिस सेशन में आपको हल कराएंगे, ठीक है। वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें कवर करा दूंगा प्रैक्टिस में। यहाँ अभी जितने इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं उन अभिलेखों की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख है और ये अभिलेख है किसका? कनिष्क का अभिलेख माना जाता है, ठीक। और यह जो है कहा जाता है कि यह अफगानिस्तान में पाया गया है। कहाँ पाया गया है ये? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक स्थान है सुर्ख कोटल। अफगानिस्तान में कहाँ पाया गया है ये? सुर्ख कोटल में। सुर्ख कोटल, सुर्ख कोटल स्थान है जहां पर ये पाया गया है, ठीक है।
कहते हैं इसकी जो भाषा है, भाषा इसकी बैक्ट्रियन है। इसकी भाषा क्या है? बैक्ट्रियन भाषा है। ठीक, लिपि इसकी यूनानी है। लिपि इसकी क्या है? यूनानी है। ठीक है, लिपि इसकी क्या है? यूनानी है। अब देखिए, कहते हैं ये जो अभिलेख है, जो ये रैवतक अभिलेख है, रैवतक अभिलेख का जो महत्व है वह इस बात के लिए है कि ये पहला अभिलेख है कुषाण वंश का जिसमें जो है हमको कुषाणों की वंशावली प्राप्ति होती है। कहते हैं इसमें कुल जो बातें कही गई हैं वह कुल 23 पंक्ति में कही गई हैं और पंक्ति संख्या 6 में इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं? 23 पंक्ति हैं। कहते हैं इसकी पंक्ति संख्या 6 में, पंक्ति संख्या 6 में कुषाणों की वंशावली का उल्लेख किया गया है। कुषाण वंशावली, और कुषाण वंशावली सबसे पहले हमें यहीं पर प्राप्त होती। कुषाण वंशावली का उल्लेख सबसे पहले आपके रैवतक अभिलेख में आया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी वंशावली में कौन कौन आता है। देखिए, इस वंशावली में पहला राजा है कुजुल कडफिसेस। पहला राजा है कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस, कुषाणों की जो वंशावली दी गई उसमें पहला राजा कुजुल कडफिसेस है। दूसरा है शिकशुन। शिकशुन सामान्य रूप से आप इसका उल्लेख सामान्य किताबों में नहीं पाते हैं, लेकिन इसका जो उल्लेख आया है कनिष्क के दादा के रूप में आया है। तो कनिष्क के दादा के रूप में अगर इसका उल्लेख आया है तो इसका मतलब इसके बाद कनिष्क का पिता रहा होगा, और कनिष्क का पिता कौन है? बिम कडफिसेस है। कनिष्क का पिता कौन था? बिम कडफिसेस। ठीक, और बिम कडफिसेस का पुत्र कौन था? कनिष्क था। ठीक है, देखिए बिम कडफिसेस का पुत्र कौन है? कनिष्क है। तो इसमें सुकसन को जो है, सुकसन को इसका दादा बताया गया है। अब देखिए, कहते हैं ये 4 नाम ही इस वंशावली में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, इस वंशावली में ये 4 नामों का ही उल्लेख आया है। और आप जानते हैं कुषाण वंश का पहला शासक कुजुल कडफिसेस पहला शासक था जिसने इसने तांबे की मुद्रा चलाई थी। कुजुल कडफिसेस ही पहला शासक था जिसने तांबे की मुद्रा चलाई थी, और बिम कडफिसेस पहला शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। स्वर्ण मुद्रा को चलाने वाला पहला शासक कौन है? बिम कडफिसेस है। ठीक है, वैसे ओवरऑल में मिनांडर पहला शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा को चलाया था, लेकिन कुषाण वंश में पहला शासक बिम कडफिसेस है जिसने क्या किया था? स्वर्ण मुद्रा को संचालित किया था। ठीक है, और कनिष्क के समय आप जानते हैं दिनार मुद्रा का प्रचलन हुआ था। ठीक, और यूनानी भाषा में इसे दिनारियस कहा गया है। इस मुद्रा को यूनानी भाषा में क्या कहा गया? दिनारियस कहा गया है, क्योंकि यूनान के क्षेत्र से ही कुषाण हिंदुस्तान में आए थे। तो यूनानी सभ्यता का या भाषा का बहुत सारा प्रभाव जो है कहीं न कहीं कुषाणों की चीज़ों पर दिखाई देता है। तो जो दिनार मुद्रा का प्रचलन हुआ हिंदुस्तान में वो पहली बार कुषाणों के समय ही दिखाई देता है। और आप ये जानते रहिए कुषाणों के समय मुद्रा की सबसे बेहतर गुणवत्ता के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। कहते हैं इस अभिलेख में इसके अतिरिक्त अन्य किन बातों का उल्लेख है? कहते हैं इसी अभिलेख में पहली बार कनिष्क संबंध का उल्लेख है। कनिष्क संबंध माने कहते हैं कनिष्क संबंध का उल्लेख इसमें आया है। ठीक, कनिष्क संबंध यानी शक संबंध, यानी शक संबंध का उल्लेख आया है। ठीक, और शक संबंध कितना है? 78 ईस्वी। शक संबंध कब है? 78 ईस्वी। कहते हैं इस अभिलेख में इसके अतिरिक्त अन्य कुछ बातें हैं। इसके अतिरिक्त कहते हैं इस अभिलेख में कनिष्क के लिए देवपुत्र शब्द का उपयोग आया है। कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है। कनिष्क को देवपुत्र। अब देखिए ये प्रश्न कई बार आया है कि देवपुत्र यानी राजा अब देवता के पुत्र अपने आप को घोषित करना शुरू कर दिए, ऐसा क्यों किए? भाई राजा
अपने आप को देवता पुत्र घोषित करने की जो परंपरा है, ये परंपरा इन्होंने कहीं ना कहीं रोम से लिया है। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो जो परंपरा कुषाण वंश में हमको प्रारंभ होती हुई दिखाई दे रही है, ये आपके मौर्य काल में और बृहद स्तर पर दिखाई देगी। राजा अशोक अपने को देवानाम्पीय कहेगा, राजा प्रियदर्शी कहेगा, यहां पर ये देवपुत्र अपने को कह रहा है। ठीक, वहां पर देवानाम्पीय होंगे मौर्य वंश में। अब आप देखिए, कहते हैं यहां पर देवपुत्र यानी देवता का पुत्र, राजा को देवता का पुत्र क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि जनता यानी आम जनता अगर राजा को देवता का पुत्र स्वीकार करती है तो ऐसी परिस्थिति में राजा के लिए राज्य का संचालन करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि राजा का हर आदेश, हर कथन जनता के लिए ईश्वरीय आदेश के समान हो जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं राज्य संचालन में क्या होगी? आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज ये कहते हैं, इसमें कनिष्क को सम्राटों का सम्राट कहा गया है। कनिष्क को एक नाम इसमें और दिया गया है, सम्राटों का सम्राट। कनिष्क को सम्राटों का सम्राट कहा गया है। एक नाम, एक टाइटल कनिष्क के लिए यहां पर और आई है, सम्राटों का सम्राट। ठीक है, तो ये रैवतक अभिलेख में कनिष्क के लिए उल्लिखित किए गए तथ्य हैं। इसमें एक तथ्य और आया है रैवतक अभिलेख में। ठीक है, कहते हैं इसी अभिलेख में कनिष्क के नगरों का उल्लेख है। आप जानते हैं कि कनिष्क का जो राज्य था वो वर्तमान भारत के, वर्तमान 21वीं सदी के 9 देशों में विस्तारित था। यानी वर्तमान के 9 देशों का कुछ न कुछ भौगोलिक क्षेत्र कनिष्क के राज्य में शामिल था। ठीक है, आप अगर गौर करें तो जो कराकोरम दर्रा है यह भी कनिष्क के अंग राज्य में शामिल था और इसे सिल्क रूट कहा जाता था। यानी चीन का रेशम उसी मार्ग से कहाँ जाता था? रोम जाता था। और बीच में यह सिल्क रूट चूंकि कनिष्क राज्य के अधीन था तो सारा सिल्क कनिष्क लेकर अपने स्तर पर फिर इसका निर्यात करता था। और इसी समय भारत सोने का चिड़िया भी बना। तो उस भौगोलिक मार्ग का सबसे बेहतर व्यापारिक उपयोग किसी ने किया तो कनिष्क ने किया था। ठीक है, कहते हैं इसमें कनिष्क के नगरों का उल्लेख आता है, यानी कुषाण वंश के नगरों का उल्लेख आया है। तो किन किन नगरों का उल्लेख इसमें हुआ है जरा उस पर नजर डालते हैं, उससे कनिष्क के राज्य की भौगोलिक सीमा हमको पता चलेगी। किन किन नगरों का उल्लेख आता है इसमें? देखिए, इन नगरों में 4 नगर का उल्लेख हुआ है, वैसे कहीं कहीं 6 देता है। 4 नगरों में एक है आपका साकेत, साकेत माने अयोध्या। दूसरा है आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तीसरा है आपका तक्षशिला, तक्षशिला। और चौथा है आपका चंपा, चौथा चंपा है। और कहीं कहीं 5वां उज्जैनी देता है। ठीक है, लेकिन आप इन 4 को याद रखिए। इसका मतलब है, देखिए कहते हैं चंपा, आपको अगर याद होगा अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी चंपा। और ये अंग महाजनपद वर्तमान में आपके पूर्वी बिहार का जो मुंगेर का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र है चंपा। इसका मतलब है कि लगभग जो है पूरा बिहार, यानी आप मध्य गंगा घाटी कह सकते हैं, वह किसके क्षेत्र में था? कनिष्क के राज्य में या कनिष्क के क्षेत्र में शामिल था। पाटलिपुत्र का एक नगर के रूप में उल्लेख होना यह अपने आप में दर्शाता है कि मध्य बिहार तक का क्षेत्र अपने आप कनिष्क के राज्य में शामिल था। और चंपा का शामिल होना पूरे बिहार को कनिष्क के राज्य का अंग माना जाना चाहिए। यानी इस नगरों के उल्लेख से कनिष्क के राज्य की भौगोलिक सीमा का क्या होता है? विस्तार हमको दिखाई देता है या विस्तार हमको पता चलता है। ठीक है, तो हम चूंकि अभिलेखों से बहुत सारी जानकारियां अर्जित करते हैं, जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया है कि किसी भी स्क्रिप्ट से, किसी भी अभिलेख से, किसी भी राजवंश की क्या क्या जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो उस दिन हमने चर्चा किया था कि भाई भौगोलिक विस्तार जान सकते हो किसी भी अभिलेख से। तो यहाँ पर देखिए नगरों का उल्लेख होने से कहीं न कहीं भौगोलिक जानकारी हमको मिल रही है, उस राज्य का विस्तार कहाँ था। ठीक, पश्चिम में अफगानिस्तान में मिला है, तो इसका मतलब अफगानिस्तान भी कनिष्क राज्य का एक अंग था। ठीक है, इसके बाद और भी बातें, लिपि आई, भाषा आई। ठीक, उसका डेवलपमेंट भी आपको इस अभिलेख से पता चला। राजा की उपाधियों का उल्लेख हुआ, जैसे देवपुत्र की उल्लेख हुआ, तो इसके राजा की व्यक्तिगत जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। कनिष्क संबंध का उल्लेख हो रहा है, तो यह भी उस समय के तकनीकी डेवलपमेंट को बता रहा है। ठीक, माने कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज आप पढ़िए तो पढ़ते समय अपने दिमाग में उस चीज को सोचिए।
बात समझ रहे नहीं? अगर भाई आईएएस आपको बनना है तो आईएएस बनने के लिए जरूरी है सोचना, ठीक? पढ़ना उतना जरूरी नहीं है मित्रों, सोचना ज्यादा जरूरी है कि कोई चीज है तो क्यों है, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना किसी कारण के हो। हर वस्तु का अपना एक जेन्युइन कारण है। क्यों? क्योंकि कार्य और कारण में अनिवार्य संबंध होता है। हम हैं तो आप हैं और आप हैं तो हम हैं, हमारा और आपका दोनों का सह अस्तित्व है, ठीक? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कहते हैं कुछ छोटे अभिलेख हैं कुषाण के वंश के ही, जैसे मथुरा अभिलेख, ठीक? मथुरा अभिलेख को एक लाइन में आप नोट कर लीजिएगा, ये हुविस का अभिलेख है। मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख ये हुविस्क, ये भी कुषाण वंश का शासक है। ये हुविस्क का अभिलेख है मित्रों, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा एक चीज आपको समझा दे, कहते हैं इस अभिलेख में आटा, यानी आटा पीसने वाली मत कहिए उसको, गेहूं पीसने वाली कहिए तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आटा तो पीसा पिसाया होता है। गेहूं पीसने वाली, गेहूं पीसने वाले श्रेणी का उल्लेख आता है, श्रेणी का उल्लेख है। अब देखिए यहां पर एक लाइन मैंने लिखा है कि मथुरा अभिलेख में गेहूं पीसने वाली एक श्रेणी का उल्लेख है, ठीक है? अब इसको ध्यान समझिए, ये श्रेणी शब्द आया यहां पे। श्रेणी माने क्या होता है? श्रेणी माने होता है व्यापारियों का समूह। श्रेणी मतलब व्यापारियों का समूह। श्रेणी मतलब व्यापारियों का समूह, ठीक है? अब देखिए, श्रेणी माने हो गया व्यापारियों का समूह, तो ये तो मान लीजिए हो गया श्रेणी। अब एक शब्द और आता है, वो है श्रेष्ठी। वो है श्रेष्ठी। श्रेष्ठी कौन होता था? इस व्यापारियों के समूह का प्रमुख होता था, यानी श्रेणी का प्रमुख कौन होता था? श्रेष्ठी होता था, ठीक? फिर एक शब्द और आता है सार्थवाह। सार्थवाह, ये सार्थवाह कौन होता था? सार्थवाह होता था काफिले का नेतृत्व करता, यानी जब एक श्रेणी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन करती थी, यानी एक व्यापारियों का समूह जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने के लिए जाता था, तो उस श्रेणी का जो नेतृत्व करता होता था वो सार्थवाह होता था। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, नेतृत्व करता, ठीक है? तो यहां पर मैं इन बातों का उल्लेख इसलिए किया मित्रों, क्योंकि हमें यह समझाना है कि यहां पर जो श्रेणी पीसने वाले, आटा गेहूं पीसने वाली श्रेणी का जो उल्लेख आया है, यह किस सेंस में आया है, यह किस सेंस में आया है। तो ये जो है यहां पर ये कहा गया है कि यह श्रेणी जो है उस काल में लोगों का धन जमा करती थी। क्या जमा करती थी? धन जमा करती थी। अब देखिए, कहते कुषाण वंश में, हम थोड़ा सा अभिलेख से थोड़ा सा हट रहे हैं क्योंकि जरूरी है। कुषाण वंश में एक शब्द आता है अक्षय नीवी। एक शब्द आया है अक्षय नीवी शब्द आया है, ठीक है? कौन सा शब्द आया है? अक्षय नीवी शब्द आया है। अक्षय नीवी जो है आधुनिक बैंक की तरह है, ठीक? जैसे आप कहते हैं कि बैंक सबसे पहले दुनिया में नीदरलैंड में विकसित हुई और हिंदुस्तान में बैंकों का डेवलपमेंट सामान्यतः अंग्रेजों की देन थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका पहला बैंक माना जाता है, ठीक? चलिए वो सब बातें अलग हैं जीएस जीके की, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अक्षय नीवी जो संस्था है, ये एक संस्था है, एक शब्द आया है कुषाण वंश में, हम इसको बैंक सिद्ध कर देंगे, ठीक? अगर आज की डेट में आपसे कोई पूछे कि बैंक क्या है, बैंक वह अस्थायी संस्था है जो एक निश्चित ब्याज दर पर ऋणों का यानी मुद्रा का लेन देन करती है, ठीक है? तो कहा जाता है जो अक्षय नीवी शब्द आया है कुषाण वंश में, यह अक्षय नीवी भी जस्ट लाइक बैंक थी। इसमें जो है व्यापारी अपना धन, ये एक ट्रस्टी थी, इसमें सभी व्यापारिक संगठन, सभी श्रेणियां अपना धन इसमें जमा करती थी और यह अक्षय नीवी जमा किए गए धन पर ब्याज अदा करती थी।
कभी कभी तो राजा भी अपने राजकोष का कुछ धन इस अक्षय निधि में जमा कर देता था, और यह अक्षय निधि श्रेणियों के अधीन होती थी, इस पर राजा का कोई नियंत्रण नहीं होता था। इसलिए कहा जाता है कि कुषाण वंश में इतनी बड़ी बड़ी अक्षय निधियों का उल्लेख आया है कि जिन्होंने नगरों की सड़कों, पानी, इन सारी चीजों की सप्लाई स्वयं अपने हाथ में ले लिया था। आप इसको दूसरे नजरिए से भी देख सकते हो। आप इसको कह सकते हो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट कुषाण वंश में दिखाई देता है। सोने का चिड़िया अगर हिंदुस्तान में बना तो कुषाणों के समय में बनना शुरू हो गया था, और बहुत सारी नई व्यवस्थाएं इस वंश में दिखाई देती हैं। तो इस अभिलेख का इतना सा महत्व था जिसकी चर्चा हमने आपके सामने किया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। थोड़ा पानी पिला। अब देखिए, अगला जो अभिलेख है वो है आरा अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख? आरा अभिलेख। ये एक लाइन का अभिलेख है, इसमें बस आपको एक चीज केवल ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है। ये राजा कनिष्क द्वितीय का अभिलेख है। जैसे कनिष्क फर्स्ट बहुत फेमस है, एक और शासक था कनिष्क द्वितीय, एक शासक और था कनिष्क द्वितीय मित्रों। कहते कनिष्क द्वितीय को इस अभिलेख में कैसर कहा गया है। क्या कहा गया है? कैसर। कैसर माने सीजर। ठीक, और आप इंग्लिश अगर पढ़ते होंगे तो जूलियस सीजर पढ़े ना, इंग्लिश में इंटर में था जूलियस सीजर। ये रोम की परंपरा थी। कहाँ की परंपरा थी? रोम की। यह एकमात्र अभिलेख है, यह एकमात्र अभिलेख है, और किसका है? कनिष्क द्वितीय का। इसमें जो है राजा को सीजर कहा गया, यानी कैसर। और ये प्रश्न आपके पीसीएस में कई बार आया हुआ है, आप क्वेश्चन उठा के मिला लीजिएगा। उसमें इस तरह से प्रश्न को किया गया है, प्रश्न इस तरह से पूछा गया है कि किस काल के राजाओं को कैसर कहा जाता था या सीजर कहा जाता था। उन्होंने सीधे सीधे स्टेटमेंट बदल दिया है और सीधा प्रश्न किया हुआ है कि किस वंश के राजाओं को सीजर या कैसर के नाम से जाना जाता था। तो वो कौन से हैं? वो हैं आपके कनिष्क वंश के राजा। ठीक है, कनिष्कों का एक अभिलेख और है जिसका नाम है हुंजा चट्टान अभिलेख। देखिए, हुंजा चट्टान अभिलेख दूसरा अभिलेख है। एक अभिलेख और है कुषाणों का, हुंजा चट्टान अभिलेख। हुंजा चट्टान अभिलेख। देखिए, इसमें जो हुंजा, ये बेसिकली आपके कहां पर है? ये कश्मीर में है मित्रों। ये जो अभिलेख है आपका, ये कहाँ पे है? ये कश्मीर के गिलगिट में है। गिलगिट क्षेत्र है कश्मीर का। ये कहाँ पे है? कश्मीर के गिलगिट में है। कहते हैं कि यहाँ पे जो हुंजा है, ये हुंजा एक नदी है। ये हुंजा क्या है? एक नदी है मित्रों। ठीक है, और कहते हैं कि कश्मीर में जो कश्मीर के ऊपर का जो काराकोरम का क्षेत्र है और ये हुंजा नदी, इन दोनों के बीच में ही ये पड़ता है आपका कश्मीर का गिलगिट, जहां पर एक चट्टान पर इस अभिलेख को अंकित किया गया है, जिसके कारण ये इसे हुंजा चट्टान अभिलेख कहा गया। अब देखिए, कश्मीर में पाया जाना अपने आप में दर्शाता है कि कश्मीर कनिष्क के राजवंश का अंग रहा होगा। इससे तो आपको ये क्लियर होता है नहीं कि कश्मीर कनिष्क के राजवंश का अभिलेख था, सॉरी, कश्मीर कनिष्क के राजवंश का अंग रहा होगा। और इसी में कहा जाता है, इसी अभिलेख में कनिष्क के प्रशासन का उल्लेख आया है, यानी कुषाण वंश के प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है। कनिष्क के प्रशासन का उल्लेख आता है। ठीक,
और इसमें कहा गया है कि प्रशासन जो है छत्र प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता था। कौन सी प्रणाली? छत्र प्रणाली द्वारा संचालित किया जाता था। इसके अतिरिक्त कहते हैं इसी हुंजा चट्टान अभिलेख में गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेन, इन दोनों का उल्लेख भी आया है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया है। क्या कहा गया है? विक्रमादित्य कहा गया है। ठीक है, तो इन दोनों का उल्लेख भी इस हुंजा चट्टान अभिलेख में आता है। अब बहुत से हमारे विद्यार्थी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई गुप्त वंश तो 300 ईस्वी के बाद का है और कुषाण वंश जो है आपका पहली सदी के पूर्व का है, तो ये 300-350 वर्षों का जो गैप है कुषाण वंश और गुप्त वंश में, और दोनों राजाओं का एक साथ एक जगह उल्लेख कैसे हो सकता है? तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने माने दिमाग में आपके उठ रहा होगा। तो मित्रों ये तो ध्यान में रखो कि भाई राजा बदलते हैं, हम बदलते हैं। भाई हमारे दादा थे, दादाजी चले गए, पिताजी आए, पिताजी फिर हम आए, फिर हमारी संतान आएगी, फिर आने वाली जनरेशन आएगी, लेकिन जो क्षेत्र है वो तो वहीं पे रहेगा। अगर सपोज करो कि मैं आज की डेट में यहाँ पर कोई अभिलेख एक लगवा दूं किसी दीवार पे, तो मेरे जाने के बाद आने वाले जनरेशन के समय भी तो वो दीवार रहेगी। वो आने वाली जनरेशन उस दीवार पे अपनी बातों को लिखवा सकती है, अपने बारे में लिखवा सकती है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिए। इसका मतलब एक चीज इससे एडिशनल जानकारी आपको ये मिलती है कि कुषाणों के बाद अगर कोई वंश कश्मीर को अपने अधीन किया तो वो कौन था? गुप्त राजवंश था। इससे ये जानकारी मिलती है कि गुप्तों के समय भी कश्मीर जो है उनकी राजसत्ता का क्या था? अंग था। बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब है कि कश्मीर भी उनके समय उनकी राजसत्ता का क्या था? अंग था। इससे ये जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस अभिलेख का इतना महत्व था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने एक और अभिलेख लाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो अभिलेख है मित्रों नानाघाट अभिलेख। ठीक है, जो सातवाहनों से संबंधित है और सातवाहन भी कहीं न कहीं कुषाणों के क्या है? समकालीन है। ठीक, मौर्योत्तर काल के राजवंशों का उल्लेख चल रहा है इस समय। चलिए नानाघाट अभिलेख। ठीक, इसका संबंध किस वंश से है? सातवाहन वंश से। इसका संबंध किस वंश से है? सातवाहन वंश से। इसके निर्माता कौन है? नागनिका। निर्माता कौन है? नागनिका। और एक बात जानिए, कहते हैं कि इस अभिलेख की निर्माता कौन है? नागनिका है। और नागनिका भारतीय इतिहास की पहली महिला प्रशासक है। ये नागनिका जो है, थोड़ा सा साफ लिख दे रहे हैं। ठीक है, नागनिका ये भारत की पहली महिला प्रशासिका है। भारत की पहली महिला प्रशासिका। पहली महिला प्रशासिका है। ठीक, सॉरी, पहली 2 बार लिखा गया है। ये हिंदुस्तान की पहली महिला प्रशासिका है। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी ने सत्ता का संचालन किया महिलाओं में तो वो महिला कौन थी? नागनिका थी। ठीक है, जो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। ठीक, अब आप देखिए, कहते हैं यह अभिलेख जो है ये चित्रफलक अभिलेख है। कैसा अभिलेख है मित्रों? ये चित्रफलक अभिलेख है।
ये एकमात्र अभिलेख है जिसे हम चित्रफलक अभिलेख कहते हैं। मैं समझा रहा हूं आपको, परेशान मत होइए। ये चित्रफलक अभिलेख है। चित्रफलक अभिलेख मतलब क्या होता है? चित्रफलक अभिलेख माने क्या होता है? देखिए मैं बताता हूं आपको चित्रफलक अभिलेख क्या होता है। देखिए सपोज करिए ये एक दीवाल है, इस बोर्ड को आप एक पत्थर की दीवाल मान लीजिए, ठीक है? पत्थर की क्या मान लीजिए? दीवाल। अब इस पत्थर की दीवाल पे कहा जाता है सातवाहन वंश के 8 राजाओं के चित्र बने हैं। इस पे सातवाहन वंश के क्या हैं? 8 राजाओं के चित्र बन जाए तो चित्र हो गया, ठीक। अब देखिए कहते हैं इसी चित्रों पर उस वंश की विशेषताओं का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, ठीक है। यानी यह अभिलेख जो है ये चित्रों पर उत्कीर्ण है और वो चित्र किसी एक पत्थर पर उत्कीर्ण किए गए हैं। पहले पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं, फिर उसके बाद उस पर माने लिपि का अंकन किया गया है, इसीलिए इसको चित्रफलक अभिलेख कहा जाता है। और उसमें कुल चित्र कितने हैं? 8 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 8 चित्र हैं टोटल, जो इस पर क्या किए गए हैं? निर्मित किए गए हैं, ठीक है। इसमें कहा जाता है इस अभिलेख में सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये है कि ये पहला अभिलेख है सातवाहन वंश का। ये पहला अभिलेख है सातवाहन वंश का जिसमें भूमिदान का प्रमाण हमको दिखाई देता है। भूमिदान का प्रमाण, भूमिदान का प्रमाण कहा जाता है कि हिंदुस्तान में भूमिदान का प्रमाण सबसे पहले सातवाहन वंश में ही क्या हुआ? प्रारंभ हुआ था। और यही भूमिदान आगे चल के सामंतवाद को क्या करेगा? जन्म देगा। यानी सामंतवादी व्यवस्था के उत्थान में ये भूमिदान अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। तो भूमिदान आप जानते हैं कि भूमिदान कई तरीके से दिए जाते थे, ठीक है। उस दिन हमने आपको बताया था कि जो दानपत्र अभिलेख होते थे वो भूमिदान को प्रमाणित करने के लिए ही राजा द्वारा निर्मित किए जाते थे, जिनको दानपत्र अभिलेख आप कहते हैं। तो यहाँ भूमिदान में ब्रह्मदेव भूमि है, देवदान है, अग्रहार भूमि है। ब्रह्मदेव भूमि यानी ब्राह्मणों के आवास के लिए दी जाती थी, देवदान भूमि मंदिरों के लिए, अग्रहार भूमि शिक्षा संस्थानों के लिए। तो इस तरह भूमिदान के कई प्रमाण हैं, जब आप सोसाइटी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि इस अभिलेख में 68,000 करशापड़ दान दिए जाने का उल्लेख है। 68,000 करशापड़ मुद्रा है, ठीक। और यह मुद्रा आपके मौर्य काल में प्रचलित थी और यहाँ भी दिखाई दे रही। इसमें कहते हैं करशापड़, 68,000 करशापड़ मुद्रा दान देने का उल्लेख है। और यह दान किसमें है? यज्ञ में। यह दान किसमें किया गया है? यज्ञ में। इसमें कुल 18 यज्ञों का उल्लेख आता है और कहा गया है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ के साथ साथ उसने कुल कितने यज्ञ किए थे? 18 यज्ञ किए थे। और ये प्रश्न आया हुआ है कि सातवाहन वंश का कौन सा राजा अश्वमेध यज्ञों का संपादन करता है? तो सातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था और इसमें कुल 18 यज्ञों का संपादन करने का उल्लेख दिखाई देता है। तो यज्ञ का जो संपादन है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो ब्राह्मणवाद कमजोर हुआ था बौद्ध और जैन धर्म के उदय से, और अशोक के समय चूंकि राजा जो है बौद्ध धर्मावलंबी हो गया था अशोक, तो वहां कहीं न कहीं ब्राह्मण धर्म मौर्य वंश में कमजोर पड़ गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो शुंग वंश और सातवाहन वंश ये 2 ऐसे वंश हैं जिन्होंने ब्राह्मण धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया और इसीलिए सातवाहन वंश को वर्ण व्यवस्था का पुनर्संस्थापक कहा गया है। वर्ण व्यवस्था माने ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ठीक, जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है उसका पुनर्संस्थापक माना गया है। किसको? सातवाहनों को, ठीक है। तो यहां यज्ञ के संपादन का उल्लेख हमको दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग नोट करते चलिए इसको। इंडियन हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक? देखिए आप जितने भी लोग हैं, ठीक है, रमेश कुमार जी,
देखिए जब भी आप पढ़ें आप एथेंटिक बुकें ही पढ़िएगा, ठीक है। एथेंटिक बुक में मैं आपको कुछ किताबों के नाम बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कई लोगों ने इसको क्वेश्चन किया है। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आपको पढ़ना है मित्रों, तो आप एक तो एनसीईआरटी ले लीजिए, एनसीईआरटी लीजिएगा, ओल्ड एनसीईआरटी, प्राचीन इतिहास की एनसीईआरटी लीजिएगा आप, जो है ये आर एस शर्मा की आती है, इसको जरूर लीजिएगा। इसका राइटर कौन है? आर एस शर्मा, रामशरण शर्मा, ठीक है। ये एनसीईआरटी लीजिए, इसको जरूर लीजिएगा। इसके साथ साथ जो नई एनसीईआरटी आई हुई है उसको भी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि नई एनसीईआरटी इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्राचीन इतिहास कॉन्सेप्ट से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है तो ये एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। आप दुकान पे जाएंगे मांगेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन आप इसको मंगा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि इसको एक नहीं कम से कम 5 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी नई चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जितनी बार आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद आप दूसरी किताब कॉन्सेप्ट के लिए झा श्रीमाली साहब के लीजिए, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, झा श्रीमाली, प्राचीन भारत झा श्रीमाली पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो परमिंदर कौर की नई एडिशन की आई हुई है प्राचीन इतिहास, परमिंदर कौर, ठीक है। ये 3 किताबें पढ़िए, बाकी आपको ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जितनी कम किताबें सफलता उतनी जल्दी मिलेगी, ठीक है। कम से कम किताब आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, ये आपका तरीका होना चाहिए। तो ये किताबें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला अभिलेख है आपका जो है जूनागढ़ अभिलेख, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, देखिए जूनागढ़ कहाँ पे है? ये गुजरात में है जूनागढ़ अभिलेख। ये मूल रूप से कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। इसे प्रशस्ति भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति। और यह संस्कृत भाषा की पहली प्रशस्ति है, ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा की पहली प्रशस्ति, संस्कृत भाषा की पहली प्रशस्ति, ठीक है। ये संस्कृत भाषा की पहली प्रशस्ति मानी जाती है। इसका स्थान कहाँ है? ये कहाँ पाई गई है? स्थान है इसका गुजरात, गुजरात में कहाँ पर? गिरनार, गुजरात में कहाँ पर? गिरनार में, ठीक है। गुजरात में गिरनार में इसका स्थान है, ठीक है। इसकी भाषा जो है, भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि जो है लिपि ब्राह्मी है, शैली जो है चंपू शैली है। किस शैली में लिखी गई है? चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब होता है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। चंपू शैली माने जो गद्य और पद्य दोनों में हो, यानी गद्य एवं पद्य दोनों में, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया, ठीक है। अब देखिए, कहते हैं इस अभिलेख की सबसे बड़ी खास बात यह है, इसमें कुल 3 वंशों और 4 राजाओं का उल्लेख आता है, और उल्लेख आने का अपना एक कारण है, ठीक है।
कारण क्या है उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए इसको खोजा कौन, इसके खोजकर्ता कौन है। इसके खोजकर्ता है जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने इसको खोजा था। जेम्स प्रिंसेस 1832 में, 1800 सॉरी डेट नहीं याद आ रही है तो डेट नहीं लिखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा एग्जैक्ट डेट क्या है। देखिए जेम्स प्रिंसेस को खोजकर्ता इसलिए माना गया है, इसलिए क्योंकि अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, जेम्स प्रिंसेस को ही दिया जाता है। ठीक है, इसमें कुल 22 पंक्ति हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कितनी पंक्तियों में लिखा गया है कुल, इसमें 22 पंक्ति हैं। इस अभिलेख का महत्व क्या है और यह किस लिए महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कहते हैं इस अभिलेख में कुल 3 वंशों का उल्लेख है और कुल 4 राजाओं का उल्लेख आता है। कुल राजा कितने आते हैं, 4। कुल राजा कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो कैसे हैं और कौन कौन है पहले उसको लिख देते हैं आपके सामने फिर बताते हैं। देखिए पहला राजा है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद दूसरा है अशोक। दूसरा है अशोक जिसके समय यहाँ का गवर्नर था तुषास्प। तुषास्प। देखिए ये जो प्रदेश है अशोक के समय गिरनार का गवर्नर था तुषास्प। ठीक है, और तीसरा रुद्रदामन। रुद्रदामन, और इसके समय गिरनार का गवर्नर था सुविशाख। सुविशाख। ठीक है, इसके बाद चौथे राजा है अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त, और इसके समय चक्रपालित, यहाँ का गवर्नर है चक्रपालित। अब देखिए हमने कहा कुल कितने वंशों का उल्लेख, 3 वंश। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ये दोनों मौर्य वंश के थे। दोनों किस वंश के हैं, मौर्य वंश। रुद्रदामन शक वंश, अस्कंदगुप्त गुप्त वंश। ठीक है, तो 3 वंश हो गए, राजा कितने हुए, 4। यह एकमात्र अभिलेख है मित्रों जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों एक साथ उल्लिखित हुए हैं, और ऐसा कोई मौर्य वंश का अभिलेख नहीं है जिसमें दादा और पोता दोनों एक साथ आए हों। ठीक, दूसरी बात, ये सभी राजाओं का एक साथ उल्लेख हुआ कैसे हुआ, तो कहा जाता है मौर्यों के समय जो ये क्षेत्र था गुजरात का वो मौर्य वंश के अधीन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि गिरनार पहाड़ी पर एक झील बनाई थी जिसका नाम था सुदर्शन झील। कौन सी झील, सुदर्शन झील। कहाँ बनाई, गिरनार पहाड़ी पर। ठीक है, तो सुदर्शन झील जो गिरनार पहाड़ी पर बनी उसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख आता है, और यहाँ का जो गवर्नर था पुष्यगुप्त यहाँ पर एक अभिलेख निर्मित करवाता है और उसमें सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख हुआ किया। ठीक, लेकिन जब अशोक का शासन आया तो अशोक ने इस झील से नहर का निर्माण करा दिया। किसका निर्माण कराया, नहर। यह भी एक उपयोगिता थी, उपलब्धि थी। तो इस उपलब्धि को भी जो आपके इस जूनागढ़ अभिलेख में अंकित करवाया गया। उसके बाद मौर्य वंश का जब पतन हो गया, जब शकों के शासन का दौर आया तो यह गुजरात शक वंश के अधीन आ गया। तो शक शासक जब रुद्रदामन थे तो रुद्रदामन के समय एक बहुत बड़ा तूफान आता है। क्या आता है, तूफान। और इस तूफान से यह झील जो है टूट गई। इस तूफान से यह झील क्या हुई मित्रों, टूट गई। और जब झील टूट गई तो इसमें लिखा गया है रुद्रदामन के समय की बातों को, उसमें कहा गया है कि रुद्रदामन ने बिना बेगार लिए
बिष्ट, बेगार, बिष्ट माने क्या होता है? बेगार। कहते हैं इसमें लिखा गया है कि इसने बिना बेगार लिए इस झील का पुनर्निर्माण कराया। ध्यान समझिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न आया है कि बेगार शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार किस अभिलेख में आता है? तो बेगार शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार जूनागढ़ अभिलेख में आता है। और बेगार का मतलब क्या है? बेगार का मतलब होता है कि बिना श्रम मूल्य दिए श्रम लिए, हाँ, इसका मतलब होता है कि आपसे श्रम लिया जाए और आपके श्रम मूल्य का भुगतान न किया जाए। ठीक, जैसे मैं काम करूं और मेरे काम करने के मूल्य का भुगतान अगर मुझे न किया जाए तो मेरे द्वारा किया गया काम क्या कहलाएगा? बेगारी कहलाएगा। लेकिन यहां पर यह कह रहा है कि बिना बेगार लिए। बिना बेगार लिए मतलब कि हमने काम का मूल्य अदा किया। वह मूल्य कहां से अदा करता है? सीधे राजकोष से अदा करता है। तो इसका मतलब है कि इसने बिना बेगार लिए राजकोष से इस झील का पुनर्निर्माण कराया। दूसरी चीज, अन्य कौन सी बातें इसके बारे में, रुद्रदामन के बारे में अन्य कौन सी बात का उल्लेख है? तो रुद्रदामन के विषय में कहा जाता है इस अभिलेख में इसे भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक कहा गया है। देखिए, एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा कहते हैं इसको भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक कहा गया है। किसको कहा गया है? रुद्रदामन को कहा गया। भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक रुद्रदामन के लिए शब्द का उपयोग किया गया है। और दूसरी कहते हैं कि रुद्रदामन ने इसी अभिलेख में स्वयंवर प्रथा का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख? स्वयंवर प्रथा का उल्लेख। स्वयंवर प्रथा और प्रेम विवाह, स्वयंवर प्रथा और प्रेम विवाह का उल्लेख इसी अभिलेख में आता है। ये पहला अभिलेख है जो स्वयंवर प्रथा और प्रेम विवाह का क्या करता है? प्रमाण देता है। तो प्रेम विवाह और स्वयंवर प्रथा, अब देखिए, चूंकि ये यूरोपीय समुदाय से थे, शक जो थे, तो कहीं न कहीं वहां की परंपरा आपको यहां भी दिखाई देती। लेकिन स्वयंवर प्रथा, प्रेम विवाह ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान की संस्कृति का अंग नहीं था। ये हिंदुस्तान की संस्कृति का अंग था। आपको ऋग्वेद में मैं पढ़ा चुका हूं, आर्ट एंड कल्चर में, वहां हमने इन दोनों का प्रमाण आपको दिखाया है। ठीक। दूसरी चीज कहते हैं कि रुद्रदामन जो है इसमें अपने राज्य के 6 प्रकार के करों का उल्लेख करता है। यानी ये पहला अभिलेख है जो कर संरचना का उल्लेख करता है। यानी किसी भी राज्य की कर संरचना का उल्लेख आपको इस अभिलेख में दिखाई देता है। और कुल इसमें 6 प्रकार के करों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के कर का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये रुद्रदामन के समय की हैं जिनका उल्लेख इस अभिलेख में आया है। इसमें ज्यादातर बातें चूंकि रुद्रदामन के विषय में कही गई हैं, इसीलिए इस अभिलेख को रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इस अभिलेख को हम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर बातें जो है वो किसके लिए आई है? वो रुद्रदामन के लिए आई है, इसलिए हम इसे रुद्रदामन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप बात आती है कि स्कंदगुप्त की चर्चा इसमें कैसे हुई। तो स्कंदगुप्त की चर्चा इसलिए आई है क्योंकि यह झील जो है स्कंदगुप्त के समय अधिकतम बारिश होने की वजह से पुनः क्या हुई? टूट गई। तो इस झील का पुनर्निर्माण, 2 शब्द देखिए, पुनर्निर्माण शब्द अलग है, पुनर्निर्माण शब्द अलग है। दोनों शब्दों का अंतर आप समझ लीजिएगा। तो पुनर्निर्माण इस झील का किसके समय हुआ है? स्कंदगुप्त के समय, यानी गुप्त वंश के समय हुआ है। तो इस वजह से कहा जाता है कि सुदर्शन झील के कारण इस अभिलेख में इन 3 वंशों और 4 राजाओं का उल्लेख आता है। ठीक है, तो ज्यादातर बातें चूंकि रुद्रदामन के समय की हैं और रुद्रदामन की सामाजिक उपलब्धियों का विवरण इसमें है, सामाजिक उपलब्धियों का विवरण होने के कारण ही रुद्रदामन के समय यह अभिलेख प्रशस्ति बन गया। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह क्या था? अभिलेख था। अभिलेख प्रशस्ति में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें रुद्रदामन अपनी सामाजिक उपलब्धियों का क्या करता है? विवरण देता है। ठीक है, इसी में रुद्रदामन ने यह भी कहा है, रुद्रदामन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया था, इसका उल्लेख इसमें आता है।
और इसमें ये भी बात आती है कि रुद्रदामन ने कहा कि आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे और आज के बाद हम मानव वध भी नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध में क्या होता है, मानव हत्या होती है। इसलिए वह मानव वध न करने और युद्ध न करने का निर्णय रुद्रदामन ने लिया था और उसका उल्लेख आपके इसी जूनागढ़ अभिलेख में आता है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अभिलेखों की चर्चा किया है और इसी क्रम में मित्रों हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे और भी अभिलेखों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। ठीक, बाकी किसी का क्वेश्चन कोई? ठीक है, हाँ ये क्लास आपकी डेली होती है 8 बजे। ठीक है, चलिए सबको हमारी तरफ से गुड नाइट।